प्यारे बच्चों, रसायन विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 12 का जो चैप्टर विलयन है ये इस पर चर्चा करेंगे। इस पे बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं। ये कक्षा 12 जो चैप्टर है ये है विलयन सॉल्यूशन। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, विलयनों का अणुसंख्य गुण। और इसमें जो आपको बताया गया था विलयनों का जो अणुसंख्य गुण है, विलयनों का अणुसंख्य गुण, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, विलयनों का जो अणुसंख्य गुण है ये 4 प्रकार का है। जैसे वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन। दूसरा है ये क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन। वाष्प दाब अवनमन को हम कहते हैं द लोअरिंग वेपर प्रेशर। क्वथनांक उन्नयन जो होगा द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन। और चौथा है परासरण, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो पिछला लेक्चर है, लेक्चर और ये जो आपका 7-8 है, 7-8, तो मिला करके ये तीनों ऑलरेडी इस पे चर्चा हो चुकी है। और जैसे वाष्प दाब अवनमन है तो ये राउल्ट का नियम जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिस पे हमने सूत्र भी बताया था, क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीवी, हिमांक अवनमन डेल्टा टीएफ और परासरण दाब। तो इस तरह से हम लोग ये तीनों पे चर्चा कर चुके हैं। आज जो चर्चा करेंगे ये परासरण दाब पे चर्चा करेंगे। इन तीनों जो अणुसंख्य गुण है आप लेक्चर ये जो 7-8 है उसमें आप देख सकते हैं। और परासरण दाब पे चर्चा करने के बाद, परासरण दाब पे जब चर्चा करने के बाद इन चारों पर आधारित हम आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। क्योंकि अगर एक एक करके भी आप कई आंकिक प्रश्न हल कराए हैं तो परासरण दाब के बाद जो है फिर से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनमें कि एक दूसरे का सहसंबंध है। तो उस तरह के जो प्रश्न हैं जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में या जो भी आप बोर्ड से हैं, तो आपकी बुक में जो प्रश्न दिए गए हैं, कुछ जो अच्छे प्रश्न हैं जो अति महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा करेंगे। और ये जो लेक्चर जो आपको दिया जा रहा है ये आप YouTube के अलावा जो गूगल प्ले स्टोर है उससे माई स्कूल आप सर्च करेंगे, माई स्कूल ऐप है, उस पे सारे लेक्चर अवेलेबल हैं। और उसमें DPP डेली प्रैक्टिस पेपर भी दिया हुआ है, हर लेक्चर का 10-10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन। तो आइए हम डिस्कस करते हैं ये परासरण दाब।
बैठी परासरण दाब। तो परासरण दाब क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको अर्धपारगम्य झिल्ली को समझना होगा। अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। यानी कि अगर आपको झिल्ली नहीं समझ में आ रहा है, मेम्ब्रेन नहीं समझ में आ रहा है, तो छननी जरूर समझ में आ जाएगा। छननी क्या होता है? छननी यानी कि उससे आप किसी चीज को छानते हैं। अब जैसे आप जो है चीनी को पानी में डाल दिए, हल्का सा घोले, पूरा अभी नहीं घुला है, उसको अगर छानेंगे और जो चीनी नहीं घुला है वो छननी के ऊपर, या चाय बनाते हैं, डेली सुबह सुबह आप चाय बनाते हैं, तो चाय पत्ती जो है वो पूरी तरह से घुल नहीं पाती है पानी में। वो जब छानते हैं तो चाय पत्ती ऊपर ही रह जाती है और पानी नीचे चला जाता है। तो जो अर्धपारगम्य झिल्ली है ये भी एक प्रकार की छन्नी है, और ये एक ऐसा छन्नी है, एक ऐसी झिल्ली है, एक ऐसा मेम्ब्रेन है कि जो केवल इससे सॉल्वेंट, जो विलायक के अणु है वही पार करते हैं, और विलेय के अणु इससे पास नहीं करते हैं। तो इस झिल्ली से केवल विलायक के अणु पास करते हैं, गुजरते हैं, या विलायक के अणु पार करते हैं, लिख सकते हैं, पार करते हैं, जबकि विलेय के अणु पार नहीं करते हैं। विलेय के अणु पार नहीं करते हैं। तो इस झिल्ली से केवल विलायक के अणु पार करते हैं, जबकि विलेय के अणु पार नहीं करते हैं। समझने की बात है। और क्यों नहीं पार करते हैं विलेय के अणु? क्यों विलायक के ही अणु पार करते हैं? क्योंकि विलायक, जैसे कोई द्रव विलायक अगर है तो उसका जो पार्टिकल है, जो कण है, वो अति सूक्ष्म होता है, और जो विलेय के जो कण होते हैं वो विलायक के कण से ज्यादा बड़े होते हैं। यानी कि जो विलायक का जो कण, जो अणु है, उसका आकार विलेय के आकार से छोटा होता है। तो जिसका आकार छोटा होगा वो पार कर जाएगा, और जिसका आकार बड़ा होगा वो पार नहीं करेगा। सीधी सी बात है। अब यह दो प्रकार का होता है। जो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, दो प्रकार का होता है। अब एक होता है प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो जो प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली है, जो नेचुरल सेमी परमीबल मेम्ब्रेन है, नेचुरल सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं गोट ब्लेडर, जो बकरी का ये ब्लेडर होता है, या पिग ब्लेडर है, या ये जो
प्लांट होते हैं, जो उसके छिलके हैं, प्लांट में भी पाया जाता है, ओनियन में। आप किशमिश है, किशमिश को आप देखते हैं कितना सूखा सूखा रहता है। अब उसको अगर रात में पानी में भिगो दिए और सुबह देखेंगे तो एकदम फूल जाता है। अब सोचिए कि पानी में डालने से क्यों फूलता है? क्योंकि पानी उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। और कैसे प्रवेश कर जाता है? तो जो किशमिश के ऊपर का जो कवर है, जो लेयर है, जो उसकी सतह है, तो उसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब उन्हीं छिद्रों के सहारे पानी उसके अंदर तक चला जाता है, जिससे कि किशमिश फूल जाता है। तो जो ऊपर का लेयर है वो एक तरह का क्या है? सेमी परमीबल मेम्ब्रेन है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। चना भी फूल जाता है, चने के ऊपर भी होता है अर्धपारगम्य झिल्ली। तो ये प्राकृतिक है, ये बनाया नहीं जाता, ऑलरेडी होता है, लेकिन आप इसको बना भी सकते हैं। जब आप लैब में प्रयोग करना होगा तो कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली का आप प्रयोग करते हैं। आर्टिफिशियल या मैन मेड आर्टिफिशियल सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, तो जो आर्टिफिशियल सेमी परमीबल मेम्ब्रेन है, जैसे ये फेरस फेरोसाइनाइड, फेरिक फेरोसाइनाइड है, तो ये आपका हो जाएगा Fe और Fe4 FeCN6 का ये थ्राइस होता है। तो इस तरह से ये जो कृत्रिम सेमी परमीबल मेम्ब्रेन और जो आपका आर्टिफिशियल, ये दो तरह का होता है। अब आप समझेंगे कि ये सेमी परमीबल, ये तो परासरण दाब की चर्चा होनी थी, ये सेमी परमीबल मेम्ब्रेन पे चर्चा क्यों होने लगी? तो इसका कारण है, अगर आप परासरण को समझना चाहते हैं, ऑस्मोसिस को समझना चाहते हैं, तो आपको सेमी परमीबल मेम्ब्रेन समझना ही होगा। तो पहले आप ऑस्मोसिस समझेंगे, परासरण समझेंगे, तब फिर आप परासरण दाब समझेंगे। तो समझने की बात यह है कि परासरण होता क्या है। तो जैसे ये एक आपका पात्र है और इस बीच में आप सेट कर दिए सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, ये आपका हो गया सेमी परमीबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली। ये हम इसके दो पार्ट कर दिए, इस कंटेनर के बीच से सेमी परमीबल मेम्ब्रेन लगा दिए। अब इधर जो है हम ये आपका हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट माने ये आपका जो कंसंट्रेशन है इसका कम है, और ये कंसंट्रेटेड कंक सॉल्यूशन भी जिसको कहते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यानी कि आप अगर हिंदी में कहें तो इसको कहेंगे तनु विलयन, तनु विलयन, और इसको बोलेंगे सांद्र विलयन। ये सांद्र विलयन हो जाएगा। तो अब यहां पर परासरण ये है कि अगर दो भिन्न सांद्रता के अगर विलयन को सेमी परमीबल मेम्ब्रेन से अलग किया जाए तो कम सांद्रता
के विलायक के जो अणु होते हैं अधिक सांद्रता के विलायक के अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ गति करते हैं, जिससे कि अधिक सांद्रता वाले विलयन का आयतन बढ़ जाता है। इसी क्रिया को परासरण कहते हैं। और परासरण को रोकने के लिए जो आवश्यक अतिरिक्त दाब लगाया जाता है उसको परासरण दाब कहते हैं। तो समझने की बात यह है कि ये परासरण की जो परिभाषा है कि जब दो भिन्न सांद्रता के विलयनों को भिन्न सांद्रता के विलयनों को अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग किया जाता है। अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग किया जाता है। तो कम सांद्रता के विलायक के अणु अधिक सांद्रता के विलयन की ओर स्वतः माने अपने आप गति करते हैं। इस प्रक्रम को परासरण कहते हैं। परासरण कहते हैं। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। और जब जैसे मान लीजिए इसका जो लेयर है ये है, और जब इधर विलायक का अणु आएगा तो विलायक का अणु आएगा तो इसका जो लेयर है ये बढ़ेगा, और इसका लेयर बढ़े ना इसलिए यहाँ पे एक पिस्टन लगा देते हैं। ये पिस्टन है। पिस्टन माने ये दबाव बनाता है, इसको दाबे रखता है, जिससे कि ये जो इधर के अणु है इधर आने न पाए। तो इसी को जो परासरण को रोकने के लिए लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब ही परासरण दाब है। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए अधिक सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। तो ये परिभाषा आप लिख सकते हैं। कि परासरण दाब की जो परिभाषा है, परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो परासरण की क्रिया में परासरण को रोकने के लिए, परासरण को रोकने के लिए
अधिक सांद्रता के विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण की क्रिया में परासरण को रोकने के लिए अधिक सांद्रता के विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। अब परासरण दाब को हम किससे डिनोट करते हैं? जनरली दाब को प्रेशर कहते हैं और प्रेशर को हम P से डिनोट करते हैं, लेकिन यहां पर केमिस्ट्री में परासरण दाब को P से न डिनोट करके पाई से प्रदर्शित करते हैं। तो परासरण दाब को पाई, जो पाई लेटर होता है, पाई से प्रदर्शित करते हैं। ये पाई लेटर से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो आइए इसको सूत्र के माध्यम से कैसे प्रदर्शित करेंगे परासरण दाब को, इसको समझते हैं। तो परासरण दाब, जैसे ये वांट हॉफ थे, वांट हॉफ ये एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने जो गैसों के लिए बॉयल का ये नियम है, वायल्स लॉ, बॉयल का नियम, तो बॉयल के नियम में वांट हॉफ ने, जो बॉयल का नियम है, ये वांट हॉफ ये गैसों के लिए, जो बॉयल का नियम गैसों के लिए है, अब वो विलयनों के लिए भी उन्होंने उस नियम में थोड़ा सा संशोधन किया। तो इनको हम कहते हैं बॉयल वांट हॉफ का नियम, बॉयल वांट हॉफ का नियम। और इस नियम के अनुसार परासरण दाब जो पाई होता है वो विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। जैसे ये जो मोलर सांद्रता आप कह सकते हैं, मोलर सांद्रता, यानी कि जो पाई है ये प्रोपोर्शनल टू C, या बहुत जगह इसको पाई प्रोपोर्शनल टू M से भी डिनोट करते हैं। तो ये एक हो जाएगा इक्वेशन। और दूसरा जो चार्ल्स ने नियम दिया था, तो वांट हॉफ ने अब उसको अप्लाई कर दिया। चार्ल्स ने तो गैसों के लिए दिया था,
लेकिन वान 't हाफ ने उसी नियम को ये विलयनों के लिए अप्लाई किया, तो इसीलिए इसको चार्ल्स वान 't हाफ नियम भी कहते हैं। और इस नियम के अनुसार परासरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है। तो पाई प्रोपोर्शनल टू टी। अब अगर दोनों समीकरणों को मिला देंगे तो समीकरण 1 तथा 2 से ये पाई प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी या एम इंटू टी एम्प्लाइज दैट पाई इज इक्वल टू सी आर टी या पाई इज इक्वल टू एम आर टी। तो ये जो C या M है ये विलेन की मोलरता है। चूंकि C हम ग्राम प्रति लीटर सांद्रता जैसे बताए थे, लेकिन यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर में जो राइटर्स हैं, जो लेखक हैं, वो यहाँ पर मोलर सांद्रता के जगह पर भी C का प्रयोग कर दिए हैं, तो इसलिए आपको बताना पड़ रहा है। वैसे जनरली M से ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ बुक्स में C है, तो C से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे C मोलरता ही है। और R क्या है? तो R यहाँ पे आप कह सकते हैं विलयन स्थिरांक, लेकिन ये गैस स्थिरांक जो होता है, गैस स्थिरांक उसी के बराबर है। और जो ये पाई है ये परासरण दाब है, परासरण दाब, और T यहाँ पे ये परम ताप है केल्विन में। तो इस तरह से ये आप परासरण दाब को समझ रहे हैं। अब समझने की बात यह है कि अगर 2 या 2 से अधिक विलयन हैं, 2 या 2 से अधिक विलयन है, तो अगर मान लीजिए कि 2 विलयनों का अगर परासरण दाब समान है, या 2 या 2 से अधिक विलयनों का परासरण दाब अगर समान है, सेम है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको समपरासारी विलयन कहते हैं। समपरासारी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइए इसको समझते हैं। समपरासारी विलयन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो दो या
2 से अधिक, यदि कर लीजिएगा, यदि 2 या 2 से अधिक विलयनों का परासरण दाब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये समान होता है 2 या 2 से अधिक विलयनों का अगर परासरण दाब समान होता है तो इसे समपरासारी विलयन कहते हैं। समपरासारी विलयन कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए विलयन ए तथा विलयन बी समपरासारी विलयन है, समपरासारी विलयन है, तो तथा इनका परासरण दाब क्रमशः, इसका परासरण दाब क्रमशः पाई ए तथा पाई बी है, पाई ए तथा पाई बी है। तो क्या होगा, ये पाई ए बराबर पाई बी, यानी कि जो पाई ए है इसके जगह पर सी ए आर टी आप रख सकते हैं, इसके जगह पर ये सी बी आर टी। जब ताप समान हो और R तो कांस्टेंट है तो ये कट जाएगा और CA के जगह पे WA अपॉन MA इंटू VA और WB अपॉन MB ये VB। तो अब यहाँ पे जो C है ये क्या है, मोलरता है, और मोलरता का जो फॉर्मूला होता है ये W अपॉन M इंटू V होता है। तो WA ये विलेय A का द्रव्यमान है ग्राम में, और WB क्या है कि विलेय B का द्रव्यमान ये ग्राम में है। MA A का अणुभार और MB B का अणुभार। अब VA VB तो ये विलयन का आयतन और ये विलयन A का आयतन है और ये विलयन B का आयतन है। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि अगर दो विलयन समपरासारी हैं तो आप कैसे उनको, जो भी पूछा गया है आप कैसे इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी आंकिक प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे। तो इसके बाद हम समझते हैं अति परासारी एवं अल्प परासारी, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
जैसे अल्प परासारी विलयन। अल्प परासारी को कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और अति परासारी हाइपरटोनिक। अति परासारी हाइपरटोनिक, अति परासारी विलयन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो समझने की बात यह है, अब जैसे मान लीजिए ये जो है ये विलयन है ए, और ये है विलयन बी है। अब इनका जो परासरण दाब है, परासरण दाब इसका पाई ए है और इसका पाई बी है। तो देखिए जैसे पाई ए बराबर अगर पाई बी है तो इसको क्या बोलेंगे, माने पाई ए पाई बी के समान है, पाई ए पाई बी के बराबर है, तो समान, समान से सम लिया गया है और इसको बोलेंगे सम परासारी विलयन। लेकिन अगर ये पाई ए कम है पाई बी से, तो जो कम है, कम को क्या बोलते हैं, कम को अल्प बोलते हैं, अल्प। तो ये अल्प परासारी होगा। और जो ज्यादे है, ज्यादे को क्या बोलते हैं, अति परासारी। मतलब अगर दो भिन्न विलयन हैं और परासरण दाब पाई ए पाई बी है, तो जिसका परासरण दाब कम होगा उसे अल्प परासारी कहेंगे, और जिसका परासरण दाब अधिक होगा उसे अति परासारी। अल्पाहारी, अल्प, अल्प माने कम, तो जिनका परासरण दाब कम है वो अल्प हो गया। और लोग कहते हैं ना का अति कर दिए हो, अति माने ज्यादा, तो उसको बोलते हैं हाइपर। जैसे कोई हाइपर हो जाता है तो अति परासारी में जिनका परासरण दाब ज्यादा हो जाता है। तो यहां पे समझने की बात यह है कि दो भिन्न विलयनों में जिसका परासरण दाब, जिसका परासरण दाब कम होता है, कम होता है, उसे कम होता है उसे अल्प परासारी एवं जिसका परासरण दाब अधिक होता है उसे अति परासारी विलयन कहते हैं। अति परासारी विलयन जो हाइपरटोनिक है, अति परासारी विलयन कहते हैं।
दो भिन्न विलयनों में जिसका परासरण दाब कम होता है उसे अल्प परासारी एवं जिसका परासरण दाब अधिक होता है उसे अति परासारी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो आप ये समझ गए कि अगर परासरण दाब दो है और अगर दोनों का समान है या दो से अधिक भी है, तो अगर समान है तो उनको हम कहेंगे समपरासारी विलयन। लेकिन मान लीजिए अगर दो की कंपेयरिंग करते हैं, दो की तुलना करते हैं, तो दो में जिसका कम होगा उसको अल्प परासारी कहेंगे और जिसका ज्यादा होगा उसको अति परासारी विलयन कहते हैं। अब इसको एक आंकिक प्रश्न के द्वारा समझते हैं। अच्छा, इस तरह के आपको आंकिक प्रश्न को करने के लिए आपको मात्रक समझना होगा। मात्रक अगर याद रहेगा तभी जो है आप इन आंकिक प्रश्नों को कर पाएंगे। तो पहले हम मात्रक पे चर्चा कर लेते हैं, फिर आंकिक प्रश्न की बात करेंगे। तो जैसे अब इसमें मात्रक अगर आपको देखना है तो जो सूत्र है, सूत्र परासरण दाब का जो सूत्र है, जो पाई इज इक्वल टू CRT। तो पाई क्या है? ये ऑस्मोटिक प्रेशर है जिसे हम परासरण दाब भी कहते हैं। परासरण दाब अब परासरण दाब का जो मात्रक है, मात्रक तो एक तो इसका मात्रक हो जाएगा जो दाब का मात्रक होता है, दाब का मात्रक के समान होता है। जैसे ये पहला जो मात्रक है ये 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको 1 पास्कल कहते हैं, पास्कल। और अगर 10 की घाते ये 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, 10 की घाते 5 पास्कल है, तो इसको 1 बार कहते हैं। और 1 बार में 0.987 ATM, या हिंदी में इसको वायुमंडल कहते हैं। अब उसी तरह से ये जैसे 1 ATM में 1/0.987, तो ये भाग देंगे तो 1.01325 बार हो जाएगा। और ये जो 1 ATM है इसमें 760 मिलीमीटर Hg होता है, या 760 टार होता है, या 76 ये सेंटीमीटर Hg होता है। और अगर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो इसमें 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और ये जो है ऑलरेडी आपको 11th में जो पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11 में, तो उस या फिर 11 का ही एक चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर, गैसीय अवस्था, जो 5वां चैप्टर है, उसमें भी दाब का मात्रक, आर का मात्रक, टी का मात्रक, इस पे चर्चा है। तो ये आपको याद रखना होगा। जैसे इसमें एक मात्रक आपका हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दूसरा हो गया पास्कल, तीसरा हो गया बार, चौथा हो गया एटीएम, पांचवा हो गया mmHg, छठवां टार हो गया, सातवां सेंटीमीटर Hg, आठवां डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के इतने मात्रक आप देख लिए, और इन मात्रकों में एक संबंध है,
एक मात्रक को दूसरे मात्रक में परिवर्तित किया जा सकता है, उसमें एक सहसंबंध है। उसके बाद ये जो परम ताप का मात्रक होता है केल्विन, ये केल्विन होता है। अब जैसे मान लीजिए अगर T जो है ये T डिग्री सेल्सियस में अगर कोई ताप है, जैसे T इज इक्वल टू अगर 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको परम ताप में चेंज करना है तो 273 में अगर जोड़ देंगे तो ये 300 केल्विन हो जाएगा। यानी कि अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो 273 जोड़ने पर वो परम ताप में परिवर्तित होता है। और जो C या M है, जो मोलरता या मोलर सांद्रता का मात्रक ये होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। तो ये मात्रक आप लोगों को याद रखना होगा। और अब हम चर्चा करेंगे ये जो R है, जो यहाँ पर विलयन स्थिरांक है, जो गैस स्थिरांक और विलयन स्थिरांक दोनों का मान बराबर होता है। तो क्योंकि वो R जो है वो भी बॉयल और चार्ल्स के रूल पे है, और ये भी बॉयल बॉन्ट हाफ और चार्ल्स बॉन्ट हाफ के नियम पे ही ये सूत्र स्थापित हुआ है। तो इसलिए R का जो न्यूमेरिकल है, चाहे गैस के लिए आप यूज करें चाहे विलयन में, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है। तो R का ये मात्रक, तो जैसे जो R है, R का एक मान होता है 0.0821 एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और अगर ये 1 एटीएम में ये आपका हो जाएगा 1.01325 बार, तो ये लीटर, ये मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो R की जो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.0831 ये बार लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो ये R का मान हो जाएगा। तीसरा, अगर आप इसका मान लिखना चाहते हैं, जैसे एटीएम के जगह पे अगर आप रख देंगे, ये 0.0821 है और एटीएम के जगह पे 760 mmHg अगर रख दिए, ये 1 एटीएम के जगह पे, बाकी तो ये वही रहेगा लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई होकर के ये आपका आ जाएगा 62.4 mmHg मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो ध्यान देना है, ये जो R की यहाँ पे तीन मान निकल गया, 3 वैल्यू निकल गया, तो कब किसका प्रयोग करेंगे? तो जब R की ये वाली वैल्यू रखेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर का यूनिट एटीएम में आएगा, और जब ये वाला मान रखेंगे 0.0831 तो ऑस्मोटिक प्रेशर की जो यूनिट आएगी वो बार में आएगी। और जब R की वैल्यू आप रखेंगे 62.4 तो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो मात्रक आ जाएगा mmHg में आ जाएगा या टॉर में आ जाएगा। टॉर भी इतना ही होता है। तो इस तरह से, और R का एक मान और भी है 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, या R इज इक्वल टू 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो इस तरह से आप इसमें समझ रहे हैं, जो ये सूत्र है पाई इज इक्वल टू CRT, तो पाई का मात्रक, फिर C का मात्रक, फिर R का मात्रक,
और टी का मात्रक। ये मात्रक पे आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अगर इसमें गलती कर देंगे तब फिर आपका उत्तर नहीं आ पाएगा। इसलिए क्योंकि मान लीजिए कि अगर उत्तर दिया है mmHg में, अगर पाई जो है उत्तर दिया है mmHg में और आप R का मान ये वाला रख दिए, तो जब R का मान 0.0821 रखेंगे तो वो तो ATM में ना आएगा। उत्तर दिया है mmHg में। बहुत लोग क्या करते हैं, ध्यान अगर नहीं देते हैं आंकिक प्रश्नों पे, हड़बड़ी में जैसे यही मान ज्यादा प्रचलित है 0.0821 रख दिए। अब उनके तो भाई नॉलेज में है कि R ये होता है, तो R जब होता है तो अगर ये रखेंगे तो पाई का जो मात्रक है ATM में ही आएगा, वो mmHg में नहीं आएगा। उसको आपको फिर mmHg में बनाना पड़ेगा। 1 ATM में 760 होता है, तो 7 से 60 से गुणा करके mmHg में बनाना होगा। या अगर ये रख दिए तो बार में आएगा, बार को आप ATM में चाहे जिस यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। उसी तरह से अगर 62.4 रखेंगे तो mmHg में आएगा। अगर उत्तर वायुमंडल में दिया है तब फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहां पे जो रखेंगे उसी के मात्रक में उत्तर आएगा। तो ये आपको आंकिक प्रश्नों में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो आगे जो ये नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे ये इस पर जो आंकिक प्रश्न है उसको देखेंगे। तो आप इसको गूगल प्ले स्टोर में माई स्कूल ऐप डाउनलोड करेंगे और सारे लेक्चर वहाँ पे अवेलेबल हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6, तो उस सारे एकदम क्रम में हैं। और अगर ये पूरा लेक्चर आप देख लेते हैं तो आपको कहीं भी कोचिंग ट्यूशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट आपके लिए पैकेज है। एक शब्द, एक लाइन इसमें छोड़ा नहीं गया है। सारी थ्योरी और सारे न्यूमेरिकल A to Z कंसेप्ट इसमें बताया जा रहा है। तो आप देखते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करिए। और उम्मीद है कि आप इंजीनियरिंग मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के साथ आप बोर्ड परीक्षा में भी अच्छा करेंगे। तो आज बस इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।